वेरी वार्म वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर गुल आयशा भट्टी। यूएस और ईरान के दरमियान में टेंशन जो है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है और हमने देखा है कि यूएस ने अपनी जो इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स हैं उनको डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी है मिडल ईस्ट के आसपास। उसमें से दो इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ ही यूएसएस जैरेड आर फोर्ड। ये दोनों जो हैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद है और लार्जर कंसंट्रेशन है यूएस पावर की ये ईरान के पास इन डेकेड्स। और दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे को वार्न कर रही हैं कि कोई अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस सामने ना आ जाएं अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो। इससे पहले कि हम फर्दर इसको डिस्कस करें, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करना है, जिसको हम एड्रेस भी करेंगे इस सारे प्रोग्राम में आज। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, क्या वो प्रिपेयर कर रहा है वाकई वॉर के लिए? क्या वो वाकई ये चाहता है कि ईरान के साथ वो वॉर में जाए, या सिर्फ ये शो ऑफ पावर है जो वो तेहरान को दिखा रहा है ताकि उसको नेगोशिएशन टेबल्स पे अपनी टर्म्स पर लेकर आए। और दूसरा इसमें सवाल ये उठता है कि अगर डिप्लोमेसी जो है इसी तरह ऑन गोइंग रहती है, तो फिर वाशिंगटन क्यों डिप्लॉय कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने स्टील्थ फाइटर्स और अपनी जितनी भी रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं, वो मिडल ईस्ट में क्यों इतनी लार्ज स्केल में सिंस डेकेड हम देख रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर मिलिट्री एक्शन जो है वो हो जाता है, अगर जंग हो जाती है, तो कैन इट रिमेन लिमिटेड, या ये ट्रिगर करेगी रीजनल चेन रिएक्शन को भी, जिसमें गल्फ स्टेट्स भी मौजूद है, जिसमें ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स भी मौजूद हैं, जिसमें ईरान के नेटवर्क ऑफ एलाइज भी मौजूद हैं, तो ये सब भी इससे इफेक्ट होंगे। ये वो सवाल हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने हैं और इसमें सबसे पहले इनको समझने के लिए ज़रूरी है कि जो मिलिट्री बिल्टअप है उसको समझा जाए। अब यूएस जो है उसकी सिग्निफिकेंट इंटेंसिफाइड उसकी मिलिट्री प्रेजेंस है, उसने इंक्रीज़ किया है गल्फ में और वाइडर मिडल ईस्ट में, जिसमें उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जिसमें F-35S, F-18S और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, और उसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो हैं वो मौजूद हैं। फिर यूएसएस जैरेड आर फोर्ड, ये मोस्ट एडवांस्ड यूएसएस कैरियर है जो अभी मौजूद उसमें मौजूद है ईरान के आसपास। सो मोर देन 50 एडवांस फाइटर जेट्स भी हैं, जिसमें F-22S है, उसमें F-35S है, और उसमें जो है वो रीजन में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने वो डेटरेंस का पर्सपेक्टिव क्रिएट करना है। फिर हैवी कार्गो एयर फ्राइट है, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं इसमें, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें, जो कि रीइंफोर्स करते हैं ऑपरेशनल रेडीनेस को यूएस की। अब ये जो फ्लाइट का जो ट्रैकिंग डाटा है, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, वो ये कंफर्म करती है कि लार्जेस्ट सर्ज ऑफ यूएस एयर पावर और नेवल एसेट्स जो है मिडल ईस्ट में इस वक्त 2003 के बाद, यानी इराक वॉर के बाद पहली दफ़ा देखी गई हैं। यानी ये सजेस्ट भी करें कि ये डेटरेंस भी है और ये प्रिपरेशन ऑफ वॉर भी है अगर इसमें डिप्लोमेसी कोलैप्स करती है। अब जब डिप्लोमेसी की बात करें तो हम ये भी देखना ज़रूरी है कि इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। सो डिस्पाइट दिस शो ऑफ पावर, हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो अभी भी चल रही है, जिसमें यूएस और ईरान जो है वो इनडायरेक्ट निगोसिएशन कर रहे हैं जेनेवा के अंदर भी, और मीडिएशन जो है ओमान के थ्रू चल रही है। और दोनों साइड जो हैं वो ये कहती हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग्स तो हुई हैं ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल्स कि किस तरह से न्यूक्लियर एक्टिविटी को लिमिट किया जाए ईरान में, और इंटरनेशनल सुपरविजन भी वहाँ पे मौजूद हो, लेकिन वहाँ पर कोर डिफरेंसेस अभी भी मौजूद हैं और वो अनरिजॉल्व हैं, स्पेशली ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उससे रिलेटेड, रीजनल प्रॉक्सी इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड, और जो स्कोप ऑफ यूरेनियम इनरिचमेंट है, उस पर तेहरान ये इंसिस्ट करता है कि हम इन मामलात को डिफरेंटली हैंडल कर रहे हैं, और यूएस उसको डिफरेंट तरीके से उसको देख रहा है। मीनवाइल यूएस ऑफिशियल जो है उन्होंने पब्लिकली ये कहा है कि 10 से 15 डेज़ की विंडो दी है मीनिंगफुल डील के लिए ईरान को। यानी कभी भी अगर ये डील कंप्लीट नहीं होती है तो कोई भी एस्केलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब तेहरान इसको कह रहा है कि अगर आप हमें पोटेंशियल रिस्क का कह रहे हैं तो क्या आप हमें जंग का अलार्म कर रहे हैं, क्या आप हमें जंग की धमकी दे रहे हैं? तो यहाँ पर इनका टेंशन और इंक्रीज़ होती है। और अब ईरान की रिस्पॉन्स की जब हम बात करें तो ईरान ने जो रिस्पॉन्स यूएस को किया है, उसके बिल्टअप को किया है, उसने अपनी मिलिट्री सिग्नल्स दिए हैं। पहला तो उसने ये किया कि उसने जॉइंट नेवल ड्रिल्स जो है वो अनाउंस कर दी हैं रशिया के साथ इन द सी ऑफ ओमान, और ये एक यूनिलैटरल एक्शन है डेटरेंस का। सेकेंडली उसने कंडक्ट करना शुरू किए हैं लाइव फायर नेवल एक्सरसाइजेज नियर द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ये टेम्परली क्लोज करेगा इसके वाटरवे को। ये बड़ा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ये क्रिटिकल चोक पॉइंट है फॉर ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट,
और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसने ईरान ने ये रिएक्शन दिया है कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक वो करेगा यूएस बेसिस पे और उसके रीजनल पार्टनर्स पे, अगर कभी भी ईरान पे अटैक हुआ तो। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी क्रिटिसाइज़ किया कि अननेसेसरी और अनहेल्पफुल जो मिलिट्री बिल्टअप किया है ईरान के आसपास अमेरिका ने, उससे फिर रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग वो फेस करेगा। सो ये जो बिल्टअप है इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये लॉजिक भी अंडरस्टैंड करें कि व्हाई यूएस इज़ एस्केलेटिंग इट। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लेम करती है कि जो तेहरान है, वो सिर्फ़ उसको प्रेशराइज़ करने के लिए ये सब टैक्टिक्स हैं, ये डेटरेंस की टैक्टिक्स हैं, ये प्रेशराइज़ की टैक्टिक्स हैं और ये न्यूक्लियर और मिसाइल मैटर के ऊपर तेहरान को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आना जिसको क्लासिकल हम एग्ज़ाम्पल कहते हैं गन बोट डिप्लोमेसी की। जिसमें ईरान को प्रेशराइज़ किया जाएगा कि वो अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात माने और इसमें जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स या लॉजिस्टिकल सपोर्ट या दूसरी जो सपोर्ट है वाशिंगटन उसको इस तरह से देखता है कि ये बेसिकली ये शो ऑफ ओवरवेलमिंग फोर्स जो है ये नैरो डाउन करेगा ईरान के स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को और फिर वो ये कहते हैं कि इससे वो एनेबल करेंगे पोटेंशियल एयर कैंपेन को टारगेट करने के लिए ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को और साथ ही साथ ये एश्योरेंस भी वो कह रहे हैं प्रोवाइड कर दिया है उनके रीजनल जो यूएस के जो एलाइज़ हैं उनको। सो ये जो मिलिट्री एनालिस्ट ये हैं वो ये कहते हैं कि जैसे देखें ये जो डबल कैरियर की जो प्रेज़ेंस है इस यूएस की ईरान के आस-पास, ये बहुत डेंजरस है और इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल पर डे जो है वो लॉन्च कर सकता है ईरान के ऊपर। सो दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स यहाँ पर जो हमें नज़र आता है कि अगर हम मैक्सिमाइज़ होती हुई देखते हैं डेटरेंस और सच अ डिस्प्ले इससे क्या होता है कि हमें ईरान का जो रिएक्शन रेजिस्टेंस है वो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आता है और ये एसिमेट्रिक जो काउंटर रिएक्शन है वो भी हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं कि कितना रिस्क है मिलिट्री एक्शन का, तो इवन अगर यूएस जो है उसके पास कैपेबिलिटी है स्ट्राइक की लॉन्च करने की अटैक, इसके बावजूद ईरान जो है वो ये कहता है कि उसके पास थाउजेंड्स ऑफ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स हैं जिसको वो कह रहा है कि वो मैं अपनी मैसिव रिटेलिएशन में यूज़ करूँगा ना सिर्फ ये कि यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट बल्कि उसके गल्फ पार्टनर के अगेंस्ट भी और ईरानियन एलाइज और प्रॉक्सीज जो है ईरान में यमन में लेबनान में भी वो भी नए फ्रंट्स ओपन कर सकती हैं यूएस इंटरेस्ट के अगेंस्ट और उसकी शिपिंग लेन के अगेंस्ट और इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को जब शट डाउन करने की बात आती है तो अब आप इसमें देखें कि इंटरनेशनल जो ग्लोबल जो ऑयल मार्केट्स हैं वो डिसरप्ट होती हैं और इससे एनर्जी क्राइसिस भी एस्केलेट होता है इसका मतलब ये है कि जो मिलिट्री ऑप्शन है चाहे वो लिमिटेड वन है उससे बहुत सीरियस ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो सकता है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी और एनर्जी स्टेबिलिटी तक जाता है अब यहाँ पर हम इसकी जब डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं टॉक टॉक वर्सेस द थ्रेट्स सो मिलिट्री एसेट्स जब बिल्टअप हो रहे हैं तो डिप्लोमेसी जो है वो एम्बेंडन नहीं हुई है इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं ओमान और जिनेवा के थ्रू और कंस्ट्रक्टिव अंडरस्टैंडिंग की तरफ ये जा रहे हैं इसके बावजूद मेजर गैप्स मौजूद हैं सेकेंडली जो रीजनल मीडिएटर हैं स्पेशली जो टर्किया है उसने पैरेलल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की कोशिश की गई है ताकि वॉर को रोका जा सके अवॉइड किया जा सके और इसी तरह ईरान जो है वो ये कहता है कि वो कोशिश ये कर रहा है कि वो उसका फोकस जो है वो रिड्यूस इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल्स पर रहे और वो बेशक अंडर सुपरविजन चले जाए इंटरनेशनल लेकिन ईरान जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है एनी डिस्कशन ऑन इट्स मिसाइल प्रोग्राम एंड प्रॉक्सी टाइज सो ये ड्यूल ट्रैक हमें नज़र आ रहा है कि एस्केलेशन ऑन वन साइड एंड निगोशिएशन ऑन द अदर साइड और इसमें हम ये देख रहे हैं कि डेटरेंस और डिप्लोमेसी आमने सामने मौजूद हैं अब इस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल स्टेक्स क्या मौजूद हैं और किस तरह से रिएक्शन सामने आएगा इंटरनेशनल मार्केट का अगर हम स्टेक्स को देखते हैं तो वो दे आर फार बियॉन्ड यानी यूएस ईरान की जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनकी जो टेंशन से ज़्यादा जो है वो स्टेक्स हाई हैं इसमें हम गल्फ मोनार्केस को देखते हैं हम इसको सऊदीया को देखते हैं यूएई को देखते हैं तो वो एक सिक्योरिटी डिलेमा में है वो नहीं चाहते कि वाशिंगटन जो है उसकी तेहरान के साथ कोई ओपन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो इसराइल जो है उसने अपने आप को प्रिपेयर तो किया है टू स्टैंड विद अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को टारगेट करने के लिए हम रशिया को देखते हैं तो रशिया ने रेजिस्टेंस की बात की है और उसने कहा है कि पहले तो रिस्ट्रेंट और अगर रिस्ट्रेंट नहीं है देन रेजिस्टेंस और ये हमें देख रहे हैं कि जॉइंट ड्रिल जो इनकी कंडक्ट हो रही हैं ओमान के वाटर्स में वो इस स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को शो करती हैं सो ये जो आउटब्रेक है कॉन्फ्लिक्ट का ये सिर्फ मिडल ईस्ट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा बल्कि ये इंटरनेशनल मार्केट्स को सप्लाई चेन्स को और इंटरनेशनल अलाइंसेस को भी इफ़ेक्ट करेगा फिर हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस इसमें क्या मौजूद हैं वो भी देखेंगे तो
जो हमारे पास पॉसिबल पाथ फॉरवर्ड आ रहा है उसमें डिप्लोमेटिक डिटेंट है सबसे पहले तो। ये रिन्यूड टॉक्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं ताकि विन विन एग्रीमेंट आ सके ईरान और यूएस के दरमियान में। चाहे वो न्यूक्लियर लिमिट की बात है, चाहे वो वेरिफिकेशन की बात है, चाहे वो सैंक्शंस रिलीफ की बात है। एक ऐसा आउटकम सामने है जो ईरान के लिए भी बेनिफिशियल हो और अमेरिका के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो। दूसरा ये है कि कंस्ट्रेंट मिलिट्री प्रेशर ज़रूरी है। जो यूएस ये कहता है कि ये जो बिल्टअप इतना भी है वो उसको एज अ लेवरेज बना रहा है ताकि जो डायरेक्ट स्ट्राइक्स हैं वो तो अवॉइड हो, लेकिन तेहरान को प्रेशराइज किया जा सके कि वो टेबल पर आकर यूएस की टर्म्स एंड कंडीशंस को मान सके। तीसरी हमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो लिमिटेड स्ट्राइक्स की नज़र आ रही है कि एक नैरो मिलिट्री ऑपरेशन होगा जो कि टारगेट करेगा न्यूक्लियर और डिफेंस फैसिलिटीज़ को ईरान के पे, और वो फिर ईरान की जो ब्रॉडर रिस्पॉन्स है उसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। और फिर फुल स्केल वॉर, जिस जो ग्रेवेस्ट आउटकम हमें नज़र आता है कि अगर डिप्लोमेसी कोलैप्स हो जाती है तो फुल स्केल वॉर आती है, और ये फुल स्केल वॉर जो है ये डेंजरस है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इस सारे सिनेरियो को ब्रॉडर उसमें, तो हम देखते हैं कि हम एक इस टाइम हम एक ऐसे मोमेंट में जी रहे हैं जिसमें ग्रेटर जो मिलिट्री पावर है इस दुनिया की वो आमने सामने खड़े हुए हैं एक मोस्ट रेजिलिएंट रीजनल पावर के, और दोनों जो हैं वो झुकने को तैयार नहीं है। दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अब चाहे वो जितने भी मिडल ईस्ट से रिलेटेड हमारे पास नज़र आ रहे हैं अलायंस, या हमें नज़र आ रहे हैं ग्लोबल प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, वो ये सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होती रहे और पीस जो है उसको अवॉइड ना किया जा सके, पीस को इग्नोर ना किया जा सके, पीस टॉक्स जो है वो मेंटेन रखें। लेकिन इट्स ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी, डेटरेंस एंड रीजनल इन्फ्लुएंस एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और रीजनल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अब ये एक बात तो हमारे सामने क्लियर नज़र आती है कि डिप्लोमेसी जो है ना उसको डेटरेंस को से इसे आउट पास करना चाहिए, और ऐसा ना हो कि वो इस डेटरेंस के अंडर ओवरशैडो हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक दफ़ा आप मिलिट्री फोर्स को यूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी ज़्यादा कोशिशें की थी पीस के लिए, निगोशिएशंस के लिए, वो हार्डर टू अचीव हो जाती हैं। आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। In the next video, we are going to discuss another international issue. Thank you.